अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन आबिद और आप देख रहे हैं सच कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको बनाने का मेरा वाहिद मकसद आप लोगों के सामने तारीख़, सियासत, शोबिज़, इस्लामी तारीख़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दुनिया में कोई भी अहम वाक़ये से मुताल्लिक एक न्यूट्रल और सच पे मबनी नुक्ता नज़र पेश करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, पिछली किस्त में हमने जाना था कि लखनऊ पैक्ट क्या था और उसके खात्मे के मुहर्रिकात क्या थे। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन पर और उसके नतीजे में पहली बार दो अलग मौक़िफ़ के बारे में, जिसमें पहला मौक़िफ़ कांग्रेस जमात का नेहरू रिपोर्ट की सूरत में था और दूसरा मौक़िफ़ मुस्लिम लीग का जिन्ना साहब के 14 नकात की सूरत में था। दोस्तों, 1919 में अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हिंदुस्तान को चलाने के लिए कुछ असूल वाज़े किए थे कि जिसमें हिंदुस्तान की हुकूमत में अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तानियों को भी हुकूमत में शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी, जो कि मान भी ली गई। और इस एक्ट का 10 साल के बाद दोबारा से जायज़ा लेने का भी फैसला उसी वक्त कर लिया गया था कि इसको नाफिज करने से हिंदुस्तान में सियासी, माशरती और माशी लिहाज से क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इसी ज़मन में साइमन कमीशन को जनवरी 1928 में इसका जायज़ा लेने के लिए हिंदुस्तान भेजा गया। अब इस कमीशन की सबसे कमज़ोर बात यह थी कि इसमें उस वक्त के किसी भी हिंदुस्तानी लीडर को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उस कमीशन के तमाम 7 मेंबरान अंग्रेज़ थे। यहाँ तक ये वाकई हिंदुस्तानियों के साथ नाइंसाफ़ी थी कि उनके मसाइल को हल करने के लिए उन्हीं के दरमियान का कोई लीडर उस कमीशन में नहीं था। इसलिए वो कमीशन कभी भी हकीकत से करीब तर रिपोर्ट पेश करने की अहलियत नहीं रख सका। इस बात को बुनियाद बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मार्च 1928 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम आम तौर पर नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू ने पेश की। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त इसे एक तरह से हिंदुस्तान के आइन के तौर पर इसे पेश किया, जिसके सबसे अहम नुक्ते ये हैं कि मुसलमानों या किसी भी अक़लियत को अलग इलेक्शंस कराने की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी और रियासत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा, बल्कि ये एक सेकुलर रियासत होगी। तीसरा, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को 1/3 सीटों का कोटा भी नहीं दिया जाएगा। इंडिया की कौमी ज़ुबान हिंदुस्तानी होगी। अब दोस्तों, ये नेहरू रिपोर्ट खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग था मुसलमानों के साथ, क्योंकि इसमें लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुए मुआहदे की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई थी। इसके पीछे इंतहा पसंद हिंदुओं की मुतासिबाना सोच थी, जो कि एक आज़ाद हिंदुस्तान पर अकेले हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे और मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पर दबा कर रखना चाहते थे, जिन्होंने 1000 साल तक इस खित्ते में हुकूमत की थी। उन्हें लगता था कि मुसलमान चूँकि अक़लियत में हैं, तो इसमें कोई बैद नहीं कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले ही करके जाएंगे और मुसलमान इनके मातहत होंगे। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो था भी कुछ यूं ही। मुसलमानों में कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो अंग्रेज़ों के जाबिराना निज़ाम और हिंदुओं की साजिशों का सामना कर सके, सिवाय एक इंसान के कि जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। जिन्ना साहब ने नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद कहा था कि मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल अधूरी और मुबहिम है और किसी भी तरह इसे हिंदुस्तानी आइन के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके जवाब में 14 नकात पेश किए, जिसमें बेहतर और सही तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ की बात की गई और हर वो बात जो लखनऊ पैक्ट में भी मुस्लिम लीग ने हिंदुओं और अंग्रेज़ों के सामने पेश की थी, जिसमें हर सूबे में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटों का कोटा लाजमी था और मुसलमानों के लिए हर सूबे में अलग इलेक्शंस कराने की सिफारिश भी इसमें शामिल थी। जिन्ना के 14 नकात को कांग्रेस पार्टी ने हकारत की नज़र से देखा और इसे यकसर मुस्तरद कर दिया।
दोस्तों, इस वक्त तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में दूरियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि उनके नुमाइंदे एक दूसरे के साथ बैठना भी गवारा नहीं करते थे और अंग्रेज इस बात को बखूबी जान चुका था, मगर फिलहाल वो खित्ते में नए फसादात को जन्म नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे उनकी अपनी रिट कमज़ोर हो सकती थी। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मुसलमानों की अलग से इलेक्शंस वाली बात तो नहीं मानी गई, मगर इन्हें हर सूबे में मखसूस सीटें ज़रूर दी गईं ताकि इनकी भी हर सूबे में नुमाइंदगी हो सके। इस एक्ट के आने के बाद हिंदुस्तान में पहली दफ़ा इलेक्शंस का इनेकाद हुआ और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के तकरीबन सारे सूबों में अक्सरियत हासिल कर ली और मुस्लिम लीग इन इलेक्शंस में बुरी तरह नाकाम हो गई। इनकी नाकामी के कई मुहर्रिकात हो सकते हैं, मगर उनमें सबसे नुमायां मुस्लिम लीग का हिंदुस्तान के आम मुसलमान तक ना पहुंचना था। जी हाँ, मुस्लिम लीग शुरू से ही अमीरों, नवाबों और जागीरदारों की जमात रही थी और यही वजह है कि मुस्लिम लीग उस वक्त तक अपने आप को निचली सतह पर नहीं ला सकी थी और उस वक्त का आम मुसलमान कांग्रेस को ही अपनी सियासी जमात समझता था। कुछ उनके नारे भी सेकुलर टाइप के थे कि जिसमें मजहब का नामो निशान ना था और वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को बराबर हकूक देने की बात करते थे, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो। मगर हकीकत इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत हिंदुस्तान में आई तो वो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। कांग्रेस ने हुकूमत में आते साथ मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी और जितना जुल्म मुसलमानों पर कर सकते थे उन्होंने किया। तालीमी इदारों में उर्दू जुबान को बंद करवाकर संस्कृत जुबान को नाफिज कर दिया गया और निसाब में रामलीला और महाभारत जैसी लोक दास्तानें डालकर तमाम तालीमी इदारे, ख्वाह वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और मजहब से उसका ताल्लुक हो, उनके लिए लाजमी करार दे दिया गया। हिंदू अक्सरती इलाकों में शुद्धी तंजीम जो कि हिंदुओं के ज़ेरे इंतजाम थी, जबरदस्ती लोगों को हिंदू मजहब अपनाने पर मजबूर करती थी और उसमें कांग्रेस का भी बड़ा हाथ था। और ऐसे बहुत से इंतहा पसंद काम कि जिनका कांग्रेस जमात ने अपने मंशूर में तो कोई जिक्र नहीं किया था, मगर हुकूमत मिलने के बाद हर वो काम कर रहे थे कि जिससे मुसलमानों का खात्मा हो सके। मुसलमानों की जान 2 साल बाद 1939 में कांग्रेस के वजीरों के इस्तीफे देने से छुटी और जिन्ना साहब ने उस दिन हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को यौम निजात मनाने को कहा। कांग्रेस के वजीरों ने इस्तीफे इसलिए दिए थे क्योंकि अंग्रेजों ने दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के खिलाफ हिंदुस्तान को भी शामिल कर लिया था और उस वक्त का हिंदुस्तान ब्रिटिश राज के ज़ेरे असर जंग अजीम दोम में जर्मनी के साथ जंग कर रहा था। मगर ये सब उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत से मशवरे के बगैर हुआ था और इस पर कांग्रेस सरापाए एहतजाज थी और इसी एहतजाज में उन्होंने अपने इस्तीफे उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड लिंथगो को जमा करवा दिए और किसी भी तरह की सपोर्ट अंग्रेज़ों को जंग अजीम दोम के हवाले से देने से इनकार कर दिया। इसके बरक्स मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों का इस मुश्किल वक्त में साथ देने का ऐलान किया, मगर मुसलमानों की हिफाजत को ब्रिटिश राज को यकीनी बनाने के लिए कहा। फिर क्या हुआ दोस्तों? करारदाद पाकिस्तान क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस करारदाद के क्या मकासद थे और इसके आला मेंबरान में कौन कौन लोग शामिल थे, ये सब आपको बताएंगे मगर तहरीक पाकिस्तान की अगली किस्त में। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें।